अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से हैं। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आज मैं आप सबको एक कहानी बताने वाली हूँ। ये कहानी आप गौर से सुनना, क्योंकि ये कहानी सब जानते हैं, पर इसकी डिटेल्स मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। और लास्ट में मैं इस कहानी के अंदर जो मैंने मिस्टीरियस नेम्स रखे हैं उसके बारे में रिवील करूँगी। तो हम नाम नहीं लेंगे, हम वीडियो के एंड में नाम लेंगे। ये कहानी है दो कंट्रीज़ की, कंट्री ए एंड कंट्री बी। कंट्री ए एक खुशहाल कंट्री जहाँ पे 90% मुस्लिम्स एंड 10% क्रिश्चियंस रहते थे, हंसी खुशी से रहते थे। एक थी कंट्री बी जो एक्चुअली कोई कंट्री ही नहीं थी, जो एक ग्रुप था, ज्यूज़ का ग्रुप था वो, और उनके पास रहने की जगह नहीं थी, क्योंकि उनके और क्रिश्चियंस के बीच में सालों से एक वॉर जैसा होता था, तो उनको कोई जगह नहीं देता था रहने की। तो वो एक छोटी छोटी ग्रुप्स में अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में रहते थे। कंट्री ए अपनी खुशहाल ज़िंदगी में अपनी खुद की कंट्री में अपने ज़मीन पर रहकर खुश थे, और कंट्री बी हमेशा से रिबेलियस थे, क्योंकि उनके पास कोई जगह नहीं थी रहने की। फिर आते हैं अंग्रेज़। आप तो जानते ही होंगे कि अंग्रेज़ कैसे थे। इंडिया में उन लोगों को कुछ करने को नहीं मिला, तो उन लोगों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अप्लाई की, और उनको जो हासिल करना था वो उन्होंने हासिल किया। हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में ऐसी नफ़रतें फैलाई कि आज तक वो नफ़रतों की आग जलती आ रही है। हिंदूज़ को मुस्लिम से प्रॉब्लम है और कुछ मुस्लिम्स को हिंदूज़ से प्रॉब्लम है, टू बी ऑनेस्ट। और ये नफ़रत फैलाने वाले एक ही जन थे, और वो थे अंग्रेज़। अब अंग्रेज़ों ने सिर्फ यहाँ पे ही नहीं उधम मचाया था, उन्होंने बहुत सारी जगह पे अपना झंडा लहराने की कोशिश की थी। जब वो लोग थक जाते थे ना, तो वो लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते थे। तो हुआ यूं कि जब उनके और कंट्री बी के बीच में इश्यूज़ होने लगे, और जब वो लोग थक गए कंट्री बी से लड़ते लड़ते, तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया, एक लीगल पेपर साइन अप किया, जिसमें उन्होंने कंट्री ए में रहने की उनको जगह दी, लीगल जगह दी। अब कंट्री ए वालों को ना उन्होंने उनसे परमिशन ली, और ना पूछा गया कि क्या आप अग्री करते हैं कि हम कंट्री बी वाले लोगों को, उनकी ग्रुप्स को आपके देश में थोड़ी सी ज़मीन देने वाले हैं। इसका कोई उनको इल्म नहीं था कंट्री ए वालों को, और ना उनको कुछ पता था। और जब उनको पता चल भी गया ना कि कंट्री बी वाले लोग हमारी कंट्री में आने वाले, तो कंट्री ए ने बिल्कुल भी इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि उन लोगों को अपने ज़मीन का हिस्सा थोड़ा सा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। उनके दिल में रहम था, क्योंकि मुसलमानों के दिल में रहम होता है। इसीलिए उन्होंने कंट्री बी वालों को अपनी ज़मीन पे रहने दिया। अब हुआ यूं कि जैसे ही ये खबर फैली कि कंट्री ई में कंट्री बी वाले लोगों को जगह मिली है, तो कंट्री बी के जितने जितने स्कैटर्ड ग्रुप्स थे अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, वो सारे आए और कंट्री ए में रहने लगे। अब जगह तो थोड़ी सी दी थी, पर जो सारे लोग बढ़कर आने लगे, उन लोगों ने धीरे धीरे जो इल्लीगल जगहें थी, जो उनके बस में नहीं थे, जो उनके अंडर कंट्रोल नहीं थी, वहाँ पे भी रहना शुरू कर दिया। रहे सो रहे, उन्होंने बिना परमिशन के स्कूल्स और अलग अलग उनकी ऑर्गेनाइजेशन सब ओपन करना स्टार्ट किया। और सबसे पहला काम कंट्री बी वालों ने ये किया कि उन लोगों ने अपनी मिलिट्री बनाना स्टार्ट कर दिया, और वो मिलिट्री को धीरे धीरे वो लोग स्ट्रॉन्ग करते गए। अब कंट्री ए वालों को तब तक प्रॉब्लम नहीं थी जब तक वो लोग कुछ हिस्से में रह रहे थे। जब वो लोगों ने ज़बरदस्ती इल्लीगली रहना स्टार्ट किया, तब कंट्री ए वालों ने अंग्रेज़ों के सामने ये क्वेश्चन उठाया कि तुमने बिना पूछे जगह दी, और अब ये लोग इल्लीगली उन जगहों पर भी कब्जा कर रहे हैं जहाँ पे उनका कोई राइट नहीं है, और जहाँ पे ऑलरेडी कंट्री ए के लोग रहते हैं। अब हुआ यूं कि अंग्रेज़ थक गए थे, लोगों को यहाँ वहाँ हर जगह कब्जा करने से थक गए थे, और अब उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने ही ज़मीन पर रहे। तो उन लोगों ने कंट्री ए और कंट्री बी का मसला सौंप दिया यूनाइटेड नेशंस को। अब यूनाइटेड नेशंस ने एक हक का फैसला किया। क्या फैसला किया कि जो 90% मुस्लिम्स थे और 10% क्रिश्चियंस थे, वो लोग 70% के हिस्से में आ चुके थे, और जो अलग अलग कंट्री बी के लोग थे ना, वो लोग 30% में आ गए थे। सो दैट वाज 70 and 30, 70% कंट्री ए
एंड 30% कंट्री बी। अब यूनाइटेड नेशंस ने क्या फैसला किया कि जो 30% लोग हैं ना, उनको कंट्री ए का 55% लैंड दे दिया। अब यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, जो कंट्री बी थी ना, जो 30% तक बढ़ चुकी थी, उनको 55% लैंड दे दिया। और जो कंट्री ए थी, जिसके पास 70% का पॉपुलेशन था, उनको सिर्फ 45% हिस्सा दिया। और तब जाके कंट्री ए में एक ग्रुप बनी जिन्होंने फाइट बैक करने की कोशिश की, जिन्होंने हक के लिए लड़ना शुरू किया। पर हुआ यूं कि तब तक वो 30% पॉपुलेशन ने अपनी मिलिट्री इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली थी लोगों के सपोर्ट के साथ। दुनिया के सामने वो 30% थे, पर उनके पास यूरोपियन और अमेरिकन पावर्स थे। उनके पास बहुत सारे लोगों की हेल्प थी जो पर्दे के पीछे काम करते थे। अब इन लोगों ने जैसे ही अटैक्स चालू किए तो वो अटैक्स धीरे धीरे जंग में बदलते गए और इन लोगों की तादाद बढ़ती गई। जो ज़मीन इनको थोड़ी सी रहने दी थी, इन लोगों ने ज़बरदस्ती कब्जा करके, मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके, इंटरनेशनल रिलेशंस का इस्तेमाल करके अपनी कंट्री की स्पेस बढ़ाते गए। 55% तो लैंड उनको मिल ही गया 30% पॉपुलेशन को, तो फिर इनकी पॉपुलेशन वो 55% से बढ़ती चली गई। और अगर ये लोग इतनी कम तादाद में इतनी शातिर प्लानिंग के साथ वहाँ के लोगों को मार सकते थे, तो इन लोगों ने अपनी पॉपुलेशन भी बढ़ाई और आज ऐसा नज़ारा आ गया कि कंट्री ए का नामो निशान लोगों ने मैप से ही हटा दिया और सिर्फ कंट्री ए का नामो निशान रह गया। और आज सिनेरियो ये हो गया कि कंट्री ए का पूरा नामो निशान मिट गया और कंट्री बी का निशान रह गया। अब जब अपनी ज़मीन मांगने के लिए कंट्री ए के लोग जब अटैक करते हैं तो उनको टेररिस्ट कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है, एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट का नाम दिया जाता है। ये पूरी कहानी पूरी सच्चाई पे बेस्ड है। आप सब लोग अपना रिसर्च कर सकते हैं, आप सबको इसका जवाब मिलेगा कि ये सच कहाँ है, कितना सच है इस कहानी में। आप लोग खुद इस पे रिसर्च करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना क्या मैंने एक भी लफ्ज़ गलत कहा है इसमें। आप खुद समझ जाएंगे कि मैंने एक एक लफ्ज़ सही कहा है। और ये कंट्री ए ना पैलेस्टाइन है और कंट्री बी इज़राइल। इज़राइल अब मैप में है और पैलेस्टाइन मैप से हट चुका है। और जब इज़राइल अपनी जगह के लिए अपने लिए लड़ने की कोशिश करता है, तब उनकी लड़ाई को एक टेररिज्म के नाम से दुनिया में पूरा फैला दिया जाता है। और इज़राइल जो अटैक्स डेली बेसिस पे करती है ना, उसको ओवरशैडो कर दिया जाता है, मीडिया में ओवरशैडो कर दिया जाता है। और देश के हर जो रिप्रेजेंटेटिव्स अपने आप को मानते हैं, जो अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस है, वो खुद भी ओवरशैडो कर देते हैं। वहाँ पे ह्यूमैनिटी तेल लेने चली जाती है। वहाँ पे ह्यूमैनिटी की किसी को परवाह ही नहीं है, क्योंकि कंट्री ए वाले बेवकूफ़ थे कि उन्होंने जब उंगली दी, वो जानते थे कि यहाँ उंगली देने से ना ये लोग पूरा इंसान खा जाएंगे। तब उन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए थी और यहाँ पे कंट्री ए वाले गलत थे। अगर उन लोगों ने थोड़ी सी हेल्प ना दी होती और उसी वक्त आवाज़ लगा दी होती। अब हुआ यूँ कि कंट्री ए वालों ने थोड़ी सी इंसानियत दिखाई। उन्हें क्या पता था कि ये इंसानियत का नतीजा इस तरह निकलने वाला है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को रहने तो छोड़ो, खाने पीने तक की पाबंदियाँ हो जाएगी। खैर, अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर और मैं समझती हूँ कि ये जो भी हो रहा है सब अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है। पर हम मुसलमानों का भी फ़र्ज़ बनता है कि हक़ के लिए बोले, हक़ के लिए अपनी आवाज़ उठाए और गलत का साथ कभी ना दे। एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं ना कि हम इज़राइली ब्रांड्स को बॉयकॉट करें। एटलीस्ट ये हमारा एक छोटा सा स्टेप हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और दुआ में ख़ास फ़लस्तीन के लिए करिएगा। मेरी आप सबसे दिल से यही रिक्वेस्ट है। अल्लाह हाफ़िज़।